ओके बच्चों, तो हम लोग के सामने ये जो क्वेश्चन है उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को भेजा था, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। हम दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 इज tan इनवर्स 12/√5। तो बच्चों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ढंग से करना चाहें या इसको और अच्छे से समझना चाहें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमेशा के लिए याद रखने के लिए सबसे पहले एक एलिप्स को बना लेते हैं। तो ये एक एलिप्स है आपका, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी एलिप्स को बनाया है। अब हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेकर के इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की। ये पहली और ये दूसरी, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दी। अब आपको प्रूफ करना है कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं उनके बीच का जो एंगल थीटा है, आपको प्रूफ करना है कि जो tan थीटा आएगा वो आएगा 12/√5 आएगा, वो 12/√5। ऐसा आपको कुछ करना है। तो बच्चों, मैंने इसका करने का एक सीधा सा तरीका ये भी बता रखा है आपको कि आप कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख सकते हैं यदि आपको पूरी तरीके से याद हो। दिस इज SS1 इज इक्वल टू t²। लेकिन अगर आपको ये नहीं याद है तो जो मैंने आपसे तरीका ऑलरेडी डिस्कस किया था उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट मेथड होगा, पहले हम उससे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जो सबसे आसान मेथड है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए। वो जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c। और c की वैल्यू क्या होती है, वो होती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो एलिप्स है उससे आपको a और b आपको निकालने के लिए 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, ये बन गया x स्क्वायर अपॉन √5/3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन √5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, ये आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यहां पर आपको a भी क्लियर है और b भी क्लियर है। और यदि a और b क्लियर है तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी जो आपके पास लिखी हुई है। और इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, m1 और m2, m1 और m2। तो अगर आप इसको करना चाहें तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह बच्चों क्या है, दिस इज 5/3 m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 5/2। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें कि ये लिखा क्या है, ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए अच्छी तरीके से। अब बच्चों क्या करिए, इसमें आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों टेंजेंट्स किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। मान लो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है h, k। तो h, k इनको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा लो। तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5m स्क्वायर बाई 3 प्लस 5/2। तो बच्चों, ये हो जाएगा k माइनस mh इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m स्क्वायर बाई 3 प्लस 5/2। तो बच्चों, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ अच्छी तरीके से, आपको याद आ गया होगा पूरी तरीके से। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करके बाद आपको पूरा तरीका याद आ गया होगा किस तरह से करना है, तो उसी तरीके को आप फॉलो करेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस तरीके को फॉलो करना है। इसमें m में आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे। m में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद जो सारा प्रोसेस है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप क्या करेंगे, इसके रूट्स बताएंगे m1 और m2 बताएंगे, फिर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के बाद आप डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे और उससे निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसको आप यूज करेंगे तो आपके पास एंगल निकल आएगा। लेकिन मैंने आपको उसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी बता रखा है। तो अगर आप ऑल्टरनेट मेथड यूज करेंगे तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख लिए, दिस इज SS1 इज इक्वल टू t²। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसका जो s है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, -5। तो बच्चों, यहां ध्यान लीजिएगा,
कि यहाँ पर h, k की जगह इसके प्रीवियस पार्ट में h, k की जगह 1, 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, इसको 1, 2 से पास कराइएगा, मतलब h की जगह आप 1 पुट कर दीजिएगा, k की जगह 2 पुट कर दीजिएगा, और बिल्कुल ऐसी प्रोसेस करिएगा तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये मेथड ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेथड क्या है, ये SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो मैंने अभी आपका S लिखा है, अब मैं S1 लिख रहा हूँ। S1 का मतलब ये जो होता है पॉइंट जो है वो आप इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। दिस इज 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5, दिस इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी होता है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x इंटू x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y इंटू y1 से, माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बड़ी सी इक्वेशन है, ये बड़ी सी इक्वेशन आप ओपन वगैरह करेंगे तो ये फॉर्मेशन बनेगा। ये फॉर्मेशन कुछ आप समझ लीजिए कुछ इस तरह का हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का ये फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर आप इस तरह के कर्व का फॉर्मेशन होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और उनके बीच का जो एंगल होता है वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो बच्चों उसको आप यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, tan थीटा आपका वही निकल करके आएगा। तो बच्चों आपके पास दो मेथड है, एक ऊपर वाला मेथड है, नीचे वाला मेथड है, लेकिन दो मेथड में इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ऊपर वाला मेथड है, क्योंकि ऊपर वाला मेथड आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बस आप h, k की जगह इसको 1, 2 से पास कराइएगा, डायरेक्टली आपके पास m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालिए, जिसको आप कहते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। उसको बच्चों आप यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आपके पास एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स निकल करके आ जाएगा। आपका क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। तो बच्चों आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, और भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है, इफ द नॉर्मल, ध्यान से देखिए मैंने लिखा है, इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स, दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 at points x1 y1 comma x2 y2 and x3 y3। ध्यान से देखिए बच्चों, if the normal to the ellipse at x1 y1 x2 y2 x3 y3 are concurrent then prove that, आपको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसी को आप प्रूव करेंगे। उसके अंदर है x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3। आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो बच्चों मैंने आपको कल के दिन ही बताया था कि किसी भी एलिप्स पे नॉर्मल की इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे। मैंने उसको कल आपको प्रूफ कर पे के भी दिखाया था कि एलिप्स पे एक पैरामीटर कंसीडर कर लेते हैं जो थीटा होता है, जैसे a cos थीटा b sin थीटा। तो उस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का कंसेप्ट हमने बताया था, क्योंकि आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का भी स्लोप आप लिख सकते हैं, और उससे आप क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आप याद कर लें तो काफी अच्छा काम है। तो नॉर्मल की इक्वेशन इन केस ऑफ एलिप्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले अगेन आपके सामने मैं एक एलिप्स का फॉर्मेशन ही कर रहा हूं, दिस इज एलिप्स। तो एलिप्स पे मैंने एक पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर किया, दिस इज a cos थीटा b sin थीटा, और इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो देखिए बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज टेंजेंट का परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो बच्चों दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। और बच्चों कल मैंने आपको टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप सब बताया है, और यदि आप भूल जाते हैं तो आप t इक्वल टू 0 के कंसेप्ट का यूज करके पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, टेंजेंट का स्लोप निकालिए, और फिर नॉर्मल की इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है। तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x।
तो बच्चों इससे नॉर्मल की जो इक्वेशन आती है वो बेसिकली आती है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स एट पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ये तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से होकर के पास करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से होकर के पास कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग को करना यहाँ पर क्या है, ये बात समझनी है। ठीक है, तो बच्चों आप किस तरह से करेंगे वो आपको समझना होगा। और यदि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं पता है तो आप जनरल इक्वेशन लिख करके भी अपना काम चला सकते हैं। आप जनरल इक्वेशन लिख करके भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन के लिए कैसे लिखेंगे आप, मैंने आपको बताई थी जनरल इक्वेशन क्या आती है निकल करके नॉर्मल की एट पॉइंट x1 y1, तो वो आती है a स्क्वायर xy1 माइनस बी स्क्वायर yx1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों यहाँ पर पैरामीटर ना कंसिडर करके x1 y1 दिया गया है, तो आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर x1 y1 पर आप नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिखनी है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, बाद में इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में भी ला सकते हैं जो मैंने कल आपको बताया था। तो बच्चों ये क्या है, ये आपके सामने एक नॉर्मल की इक्वेशन है। तो बच्चों x1 y1 पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, तो x2 y2 से भी ड्रॉ किया गया है, तो x2 y2 से भी ड्रॉ कराते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर xy2 माइनस बी स्क्वायर yx2 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x2 y2 इज इक्वल टू 0। उसकी तरह से बच्चों ये नॉर्मल x3 y3 से भी पास कर रहा है, तो आप उसकी भी इक्वेशन लिख सकते हैं a स्क्वायर xy3 माइनस बी स्क्वायर yx3 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x3 y3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां तक की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों आप आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां से कैसे कंटिन्यू करेंगे वो आपको समझना होगा। अब सबसे पहले क्या करिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ये तीन इक्वेशंस बनी है, और यदि ये तीन इक्वेशंस बनी है तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये तीन इक्वेशंस को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इनसे बना हुआ आप एक डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं, और यदि डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप धीरे धीरे उसको सीख जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से, यहाँ आएगा y1, यहाँ आएगा x1, यहाँ आएगा x1 y1। देख लीजिए y1 x1 x1 y1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर नीचे देखिए a स्क्वायर x के साथ क्या है y2, फिर x2, फिर x2 y2, फिर है y3, फिर है x3, फिर है x3 y3। ध्यान से देखिए ये सब इक्वल टू 0 था तो मैंने इक्वल टू 0 करके लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो उन तीनों इक्वेशन से बना डिटर्मिनेंट 0 होगा, उसको मैंने 0 कर दिया है। और अगर आप ध्यान से देखें जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ होकर के आ गया है। ये देखिए आपको यही पार्ट ऐसा कुछ प्रूफ करना है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरचेंज करनी पड़ेगी कॉलम। तो कॉलम को यदि आप इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन आएगा वो 0 में चला जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होते हैं तो बाहर प्लस हो जाता है, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज आप करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस वाली कॉलम को इस तरफ और इस वाले कॉलम को इस तरफ करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही प्रूफ करना है। तो आपने एक इंटरचेंज किया, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, बाहर माइनस आएगा वो 0 में चला जाएगा और आपका एग्जैक्टली वही पैटर्न आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली वही पैटर्न आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से आपको ये पता पड़ता है कि नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, और अगर आप उसको भूल जा रहे हैं तो आप उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन इलिप्स के लिए, टैंजेंट के लिए अब आपको हमेशा के लिए पता होनी चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और वो पार्ट काफी ज्यादा है अच्छा सा। देखिए तो बच्चों हम लोग अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, हमारे साथ आप ये यहाँ पर हेडिंग डालिए,
हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। हेडिंग है बच्चों, इक्वेशन ऑफ chord joining the points a cos alpha b sin alpha, दूसरा है a cos बीटा b sin बीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, a cos अल्फा b sin अल्फा, a cos बीटा b sin बीटा, आपको इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले अगर आप इसको डायग्राम वाइज समझना चाहें तो डायग्राम वाइज भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने अभी जस्ट एक एलिप्स बनाया है, क्योंकि एलिप्स का ही पैरामीट्रिक फॉर्म है, और ये आपके सामने उसकी एक कॉर्ड बनाई है। कॉर्ड किसी को भी कह सकते हैं, अगर फोकस से पास करेगी तो फोकल कॉर्ड, वरना आप इसको एक जनरल कॉर्ड की तरह एज्यूम कर सकते हैं। दिस इज a cos अल्फा b sin अल्फा, और ये पॉइंट है बच्चों a cos बीटा b sin बीटा। तो बच्चों ये कॉर्ड की इक्वेशन बड़ी स्पेसिफिक होती है, कॉर्ड की इक्वेशन बड़ी ही स्पेसिफिक फॉर्म में लिखी जाती है। हालांकि आप तो यही सोचेंगे कि वो इक्वेशन ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पर उसको बड़ा स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए अपने तरीके से। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कॉर्ड की इक्वेशन, आप लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लेकिन इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड को हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं काफी। तो ये बन जाती है बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर नीचे से b और a कॉमन लीजिए, फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करिए, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन में निकल आती है कॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि सिंप्लीफाइड वर्जन में जब ये कॉर्ड आपकी निकलती है, उसको आप लिख सकते हैं, वो कॉर्ड निकलती है बच्चों, दिस इज x बाई a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स के दो पैरामीटर यहाँ पे दिए हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, उनको आपस में मैंने ज्वाइन किया है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो आपके पास जो कॉर्ड की इक्वेशन है वो यही निकल के आती है, और आप कॉर्ड को इसी तरीके से लिख करके याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज x बाई a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आई थिंक मैंने दो बार रिपीट कर दिया, कुछ तो आपको लर्न हो ही गई होगी, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू लर्न हो जाएगी। जैसे मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ। क्वेश्चन है, इफ द इसेंट्रिक एंगल्स, लिखिए हमारे साथ, if the eccentric angles of the ends of a focal chord of ellipse है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b alpha and beta, prove that tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to e minus 1 upon e plus 1। once again बच्चों बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पर, if the eccentric angles of the ends of a focal chord of ellipse be alpha and beta, prove that, आपको एक रिलेशन प्रूफ करना है।
तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं ये क्वेश्चन वही है, बस इस कॉर्ड का जो नाम है वो फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड कहां से पास करेगी? इलिप्स के फोकस से पास करेगी। तो सबसे पहले आप बच्चों क्या करेंगे, कंसेप्ट वही है, सबसे पहले आप कॉर्ड की इक्वेशन ही लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म पासिंग थ्रू टू पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा, वो होती है x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये होती है बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म में आपकी कॉर्ड की इक्वेशन। लेकिन ये बच्चों किससे पास करती है? इट पासिस थ्रू फोकस, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। फोकस क्या है बच्चों? ए ई कॉमा 0, ये इससे पास करें। तो पास करा दीजिए। तो जैसे ही पास कराएंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगी? दिस इज ए ई अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस 0 बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों एक टर्म यहाँ पे 0 की वजह से गायब हो चुका है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। उसके बाद बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। ई के साथ आएगा ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसको अलग अलग लिख दीजिए, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 ऐसे समझ के। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इसे फॉर्मूला लग जाएगा। इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0 हो गया, उसके बाद फिर लगा दीजिए दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर कुछ टर्म्स क्लियर कट समझ में आएंगे। आप क्या करिए, दोनों तरफ cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे तब तक जो आपको प्रूफ करना है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रूविंग में tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2, तो वो तभी जनरेट होंगे जब आप दोनों तरफ cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने डिवाइड करके इक्वेशन को लिख दिया है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अब आपको यहाँ से tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आप tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 के टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, दिस इज e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। इससे आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूविंग काफी आसान है, बस डिपेंड करता है आपको किसी भी इलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। दिस इज x बाई ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बच्चों ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं काफी बार रिपीट कर रहा हूं। ये पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो कई ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चंस, अगले स्टैंडर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप पहले इस बात को फिर से रिव्यू कर लीजिए कि आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया हो, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा करके आगे भी रिव्यू करेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं और इसमें क्या हो सकता है। तो कुछ आगे की बातों को रिव्यू करने के लिए हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप इस कॉर्ड की इक्वेशन को अच्छे से समझ लें। इसमें कोई डाउट है तो आप आराम से हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन भी हो जाए जेई मेंस लेवल के। आइए, जैसे आपके पास बच्चों एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन है फॉर द इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई 64 वाई स्क्वायर बाई 28 इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स की आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है, क्या होगी। तो इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताना आपके लिए बेहद आसान काम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू b से बड़ी है, ठीक है ना। a की वैल्यू b से बड़ी है
तो क्या होता है बच्चों वैल्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू है 64 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 28। तो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। इससे आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। यदि a लेस देन b होता तो आप क्या करते, जस्ट उल्टा कर देते, आप लिखते a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, ये मैंने चेक कर लिया है, इसलिए हम क्वेश्चन को उसी डायरेक्शन में करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 28/64। दैट मीन्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 28/64। दैट मीन्स बच्चों ई स्क्वायर आ गया 14 माइनस 8 6 और 6 माइनस 2 4 और ये हो गया 3 ऑन 64। तो ई बच्चों पॉजिटिव होता है, तो आप जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ई आ जाएगा, दिस इज 6 और दिस इज 8, यानी 2 3 जा 6 2 4 जा 8। आपका आंसर है 3/4। दिस इज ई इज इक्वल टू 3/4। और बच्चों एसेंट्रिसिटी आपकी लेस देन 1 भी होनी चाहिए, तो एसेंट्रिसिटी आपकी लेस देन 1 भी आ रही है, इसका मतलब एलिप्स के लिए ये एकदम सही चीज होती है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, लिखा है इफ E1 is eccentricity of ellipse, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन चालू हो गया है। इफ E1 is eccentricity of ellipse, ellipse है आपका x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, and E2 is eccentricity of ellipse, ellipse है बच्चों x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। तो बच्चों आपको E1 E2 में रिलेशन बताना है, E1 E2 में आपको रिलेशन बताना है। तो अगर हम पहले वाले इलिप्स की तो पहले वाले इलिप्स को अगर हम देखेंगे तो उसका रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, यही होता है। और अगर बच्चों अगर हम दूसरे वाले इलिप्स के लिए देखेंगे तो दूसरे वाले इलिप्स के लिए यही क्वेश्चन लग जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ रहा हो। अब बच्चों हमको करना क्या है, यहाँ पे एलिमिनेट वगैरह करके एसेंट्रिसिटीज के बीच का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ की एसेंट्रिसिटी E1 है, वहां की E2। तो बच्चों अगर आप ध्यान देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो वो हो गई बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E1 स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस E2 स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये रिलेशन पूरा समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस E1 स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जो आपको रिलेशन निकालना था वो रिलेशन आ गया है। बस अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज 1 माइनस E2 स्क्वायर 1 माइनस E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यार E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम E1 E2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन E2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E1 स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास एग्जाम में कुछ इसी तरह का रिलेशन दिया रहता है, तो वो रिलेशन मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। ये आंसर आगे निकल गया है, आंसर आपका आ गया है। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगेन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। तो इस एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स है उनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी। तो कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों, आंसर
दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लिख दीजिए आप 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये b ग्रेटर देन a वाला केस है, मतलब a लेस देन b वाला है। अगर आप इस तरह के एलिप्स को बनाना जानते हैं तो आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में बनाइए और रिव्यू करिए कि उनके डायरेक्ट्रिक्स के बीच की आप डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये देखिए मैंने आपके सामने अभी जस्ट एक एलिप्स बनाया है, और अगर आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखना चाहें तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है जो आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी बनी हुई है। हमें इनके बीच की दूरी चाहिए। तो वैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a बाई ई, इसकी बन जाएगी y इज इक्वल टू b बाई, इसकी बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अब हमको इनके बीच की डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट बच्चों क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0, बी बाई ई, और ये पॉइंट होगा 0, माइनस बी बाई ई, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको ये बात क्लियर है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो b आपको पता पड़ गया है, e आपको नहीं पता है। उसके लिए आपको रिलेशन लगाना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a लेस देन b है। ठीक है, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो सेंट्रिसिटी आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 4, b स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9, 1 माइनस सी स्क्वायर। तो 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, यानी 1 माइनस 4/9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 कितना हुआ 5, 5/9, यानी ई की वैल्यू हो गई बच्चों √5/3। तो ये बच्चों लेस देन 1 है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब बच्चों हमको b बाई ई की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज b बाई ई? तो b बाई ई, b आपका बच्चों 3 है और अपॉन e कितना है, e है आपका √5/3। तो ये बच्चों हो गया 9/√5। ठीक है, कितना हो गया 9/√5। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो ये डिस्टेंस है बच्चों 9/√5, ये भी डिस्टेंस है कितनी 9/√5। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 9/√5 प्लस 9/√5, दिस इज 18/√5। तो आंसर आपका हो गया बच्चों 18/√5। तो हमें दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जो 18/√5 के इक्वल है। तो यहां तक का सारा काम आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब आपके पास एक नया क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपको कि द इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन r माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 represents an ellipse if। तो बच्चों आपको बताना है ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है कि एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले कहोगे कि सर इस इक्वेशन को एलिप्स के फॉर्म में लिखिए, तो हम बताएंगे एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 इज इक्वल टू -1। और बच्चों अगर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो राइट हैंड साइड पे -1 नहीं होगा बल्कि +1 होगा, यानी पूरी इक्वेशन में आप माइनस मल्टीप्लाई करिए और यहाँ का जो माइनस है वो नीचे दे दीजिए और यहाँ का भी माइनस जो है वो आप नीचे दे दीजिए, इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, अब आपको वाकई में ये एलिप्स लग रहा होगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से कंपेयर करते हैं प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से, तो आपको समझ में आएगा कि ये ए स्क्वायर है r माइनस 2। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा r माइनस 2। ध्यान से देखिए, दिस इज इस तरह से ये लिखा जाएगा। अगर आप इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ में आएंगी, तभी आप उनको समझ पाएंगे। तो ये एलिप्स कैसे डिफाइन होगा? आप कहोगे जो r-2 है वो किसी का स्क्वायर है, और 5 - r भी क्या होता है, वो किसी का स्क्वायर होता है, और किसी का स्क्वायर क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर रिजल्ट ये निकल के आया कि r-2 भी पॉजिटिव होगा, और 5 - r भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और दोनों ही ये रिलेशन r पे हैं, दोनों ही रिलेशन r पे हैं, यानी कि आपको ऐसा r लेना पड़ेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो। ऐसा ना हो कि एक r पे पॉजिटिव एक पहला टर्म बन जाए, दूसरे पे नेगेटिव बन जाए, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों ही r है, इसलिए दोनों की कंडीशन का आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो बच्चों यहां से r क्या आएगा, r आएगा आपका 2 से इंफिनिटी, और यहां से r निकालने के लिए पहले क्या करिए, ये 5 - r है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करिए तो r-5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी r आपका आएगा यहाँ से -इंफिनिटी से 5। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों ही r है, इसलिए आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के लिए मतलब आप कॉमन रीजन ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो आपका एक रीजन है 2 से इंफिनिटी, जो मैं आपके सामने डार्क करता चला जा रहा हूँ, 2 भी इंक्लूडेड है, और एक है -5 से इंफिनिटी, एक है -5 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से 5। तो बच्चों दूसरा रीजन ये है। अब बच्चों आपको ध्यान ये देना होगा कि r-2 भी डिनोमिनेटर में है, 5 - r भी डिनोमिनेटर में है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 वाला साइन आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से आप इसको क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 2 और 5 दोनों एक्सक्लूडेड है, और अगर आप देखें कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द कॉमन रीजन। यानी r आपका किसके बीच में लाई करना चाहिए, 2 से 5 के बीच में अगर लाई करेगा तभी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। यानी आपका आंसर हो गया फुल एंड फाइनल कि r बिलोंग टू 2 से 5। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एलिप्स को किस तरीके से किसी इक्वेशन को एलिप्स से रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। तो यहां तक का सारा काम आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से क्वेश्चन किए गए हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स है बच्चों आपका x² tan स्क्वायर अल्फा प्लस y² sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 is half। ध्यान से देखिए, if the latest rectum of the ellipse is half, then अल्फा आपका क्या होगा, अल्फा लाई करता है 0 से पाई के बीच में, वो आपको बताना है वो क्या हो, इज इक्वल टू अल्फा आपका क्या होगा। तो बच्चों आपके पास जो एलिप्स है उसकी लेटेस्ट रेक्टम दी है, सबसे पहले एलिप्स को एलिप्स के फॉर्म में लिखिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो एलिप्स है बच्चों x², ये 1/tan स्क्वायर अल्फा, इसको इस तरह से लिख दो, दिस इज y², इसको लिख दो 1/sec स्क्वायर अल्फा, इसको इस तरह से लिख दो, इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्या हो गया, x² cot स्क्वायर अल्फा प्लस y² cos स्क्वायर अल्फा। सभी को ये क्लियर होना चाहिए, 1/sec होता है cos, 1/tan होता है cot। तो बच्चों यहाँ पर a की जगह आपका क्या है, cot अल्फा है, और b की जगह आपका cos अल्फा है। और अगर एक ये जनरल एलिप्स है तो आप जानते हैं कि उसकी एसेंट्रिसिटी ए बी में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है किसी भी इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² बाई ए, तो ये हो गया 2b² बाई ए की जगह कॉट अल्फा, और बच्चों ये लेटेस्ट रेक्टम है 1/2। अब आपको यहां से अल्फा निकालना है, तो अब तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो गया। ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, नीचे कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा क्या होता है, वो होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, साइन अल्फा
ध्यान से देखिए भाई, यहां तक सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने नीचे कॉट अल्फा को लिख दिया है, क्या लिखा है, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, दैट मीन्स ये होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और साइन किसी भी एंगल का साइन 2 अल्फा, किसी भी एंगल का साइन 1/2 कब होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो आप साइन 2 अल्फा को आप क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 आप क्या लिखते हैं, 1/2 आप लिखते हैं एक साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। और अगर आप साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन पाई माइनस π/6 करते हैं तो भी आपका वो होगा साइन अल्फा ही होता है, यानी कि साइन पाई माइनस π/6 दिस इज साइन थीटा। तो पाई माइनस π/6 कितना हुआ, 5π/6। तो आप इसको साइन 5π/6 लिख सकते हैं हाफ को। तो हाफ को दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहां से 2 अल्फा आपका हो गया π/6 और यहां से 2 अल्फा हो गया आपका 5π/6। तो बच्चों यहां से अल्फा आपका आया है π/12 और यहां से अल्फा आया है आपका 5π/2। अब आप चेक कर लीजिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपको जो अल्फा लेना है वो 0 से पाई के बीच में लेना है। तो 0 से पाई के बीच में आप चेक कर लीजिएगा, जो भी अल्फा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो 0 से पाई के बीच में 100% आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम में, दिस इज π/12। तो आपका ये आंसर मान लिया जाएगा। तो ये एग्जाम में यही एक लौता आंसर आपको दिया हुआ है, दिस इज π/12। तो क्वेश्चन बेहद आसान है। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आप मन से कर रहे होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्सेस, इफ द eccentricity of two ellipses, ellipses है बच्चों आपके x² by 169 plus y² by 25 is equal to 1 and x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1 are equal। ध्यान से देखिए, then a by b, then a by b is, तो क्या लिखा हुआ है, if the centricity of two ellipses are equal then a by b is। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, दिस इज x² अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों सबसे पहले आप इसकी सेंट्रिसिटी निकाल लीजिए। तो क्या आएगी इसकी सेंट्रिसिटी, दिस इज a ग्रेटर देन b, देन b² is equal to a² 1 minus e²। तो 1 minus e² that is 25 by 169। तो बच्चों ये हो गया 1 minus 25 by 169 is equal to e²। तो ये हो गया बच्चों e² is equal to 169 minus 25 upon 169, this is 441 upon 169। तो यहां से बच्चों ये आएगा 12/30, this is less than 1, that means it is true। और बच्चों आपको दिया गया है कि जो दूसरा इलिप्स है उसकी भी इसेंट्रिसिटी सेम है। तो दूसरे वाले इलिप्स की इसेंट्रिसिटी अगर बच्चों आप निकालेंगे तो वो भी आप निकाल लीजिए हमारे साथ। तो इसको डिवाइड कर दीजिए दो रीजन में। तो दूसरा वाला इलिप्स है बच्चों b² is equal to a² 1 minus e²। तो यहां से 1 minus e² बच्चों आएगा b² by a², यानी हो गया बच्चों 1 minus b² by a² is equal to e²। तो बच्चों ये हो गया e² is equal to a² minus b² upon a²। ठीक है, तो बच्चों यहां से e की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² अपॉन a। ये हो गई बच्चों आपकी सेंट्रिसिटी की वैल्यू।
अब बच्चों क्या करना है, आपको इन दोनों को इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है सेंट्रिसिटी इक्वल है। दिस इज 12/13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। अब बच्चों यहाँ से आपको a बाई बी की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ आप सिंप्लीफाई करिए, स्क्वायरिंग करिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 144, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे है आपका a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा आपका 144 a स्क्वायर इज इक्वल टू 169 a स्क्वायर माइनस 169 b स्क्वायर। तो दिस इज 169 b स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 a स्क्वायर। So 169 b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आपके पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज 169 by 25, दैट मीन्स a by b आपका आएगा 13/5। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपका मैंने a by b निकाल करके दे दिया था, यही आपसे पूछा गया। आई थिंक एसेंट्रिसिटी दोनों की इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था उसी के अनुसार क्वेश्चन किया गया है, तभी आपका a और b में रिलेशन निकला है, दैट इज इक्वल टू जो मैंने निकाला है 13/5। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को रिव्यू करते रहें, और कोई समस्या हो तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पहले आप यहाँ पे दोबारा रिव्यू कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके साथ, जो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द रेडियस ऑफ द सर्किल passing through the foci of ellipse से बच्चों आपका x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 एंड हैविंग इट्स सेंटर एट 0,3। तो बच्चों आपको एक ऐसे सर्किल की रेडियस निकालनी है जिसका सेंटर 0,3 है और वो पास कर रहा है इस एलिप्स की फोकाई से। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आपको इस एलिप्स की फोकाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उससे वो सर्किल पास कर रहा है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एलिप्स की फोकाई निकालें। तो दिस इज a ग्रेटर देन b, तो फोकाई कैसे निकालेंगे, वो होती है ae, 0। तो सबसे पहले आप रिलेशन लगाएंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह 9 है, a स्क्वायर की जगह 16 है, 1 माइनस e स्क्वायर। That means 1 minus e square is equal to 9/16. This is 1 minus 9/16 is equal to e square. तो सिर्फ 1 minus 9/16, this is 7/16 is equal to e square. That means बच्चों e आया आपका √7/4, तो ये लेस देन 1 है, इसका मतलब सही है। तो बच्चों आपका जो फोकाई हो जाएगा वो हो जाएगा ae, फोकाई होगा ae, 0। तो a की जगह 4 है, e की जगह √7/4 है, 0। तो बच्चों आपका जो फोकाई निकल के आया है दैट इज f, दिस इज √7,0, दिस इज द फोकस। और बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आगे क्वेश्चन अब आपसे बेहद आसान हो गया है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक सर्किल की रेडियस निकालना बेहद आसान काम हो चुका है। अगर आप एक सर्किल को एज्यूम कर लेते हैं, ये मैंने ऐसे ही रफली बनाया है, अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस हटानी है तो भले आप हटा भी सकते हैं। ये सर्किल पास कर रहा है फोकाई से, दिस इज √7,0 से, और इसका जो सेंटर है वो 0,3 पर है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी रेडियस निकल करके आ जाएगी। तो अब रेडियस निकालना आपके लिए बेहद आसान काम है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए और रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस होगी √7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर।
तो दिस इज √7 का स्क्वायर हो गया 7 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। दिस इज √16 और √16 होता है 4 यूनिट्स। तो बच्चों जो सर्किल की रेडियस होगी वो 4 यूनिट के इक्वल होगी। क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आप क्वेश्चन पे बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे तो क्वेश्चन अब आपको आसान लगने चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बिल्कुल अब आपको आसान लग रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आपको निकालना है द फोकाई ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, कर्व रिप्रेजेंटेड बाय है x is equal to 3 times cos t plus sin t और है y is equal to 4 times cos t minus sin t। ध्यान से देखिए, x equal to 3 times है cos t plus sin t, y is equal to 4 times है cos t minus sin t। आपको क्या करना है, ये कर्व इस पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, आपको उस कर्व की फोकाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे और xy में रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप x को लिखिए दिस इज 3 cos t, यहां से मैंने आंसर चालू कर दिया है 3 cos t plus 3 sin t, ये मैंने x को लिख दिया। और y आपका जस्ट उसके नीचे लिखिए दिस इज 4 cos t, 4 cos t और उसके बाद क्या है -4 sin t, ये आ गया। अब आप बच्चों किसी भी तरीके से t को एलिमिनेट करिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफी बार सिखाया है, एक बार cos t निकालेंगे, एक बार sin t निकालेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है कि इस इक्वेशन में आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे आप करेंगे तो आ जाएगा 4x is equal to 4 3 या 12 cos t, 4 3 या 12 sin t और इसमें 3 कर दीजिए तो 3y is equal to 3 4 या 12 cos t, 3 4 या 12 sin t। तो यहां तक के सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या करिए, इनको आपस में क्या करेंगे, आप इनको आपस में क्या करेंगे, आप माइनस कर लीजिए, तो आपके पास sin t का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो माइनस करिए दोनों को, दोनों इक्वेशन हमने माइनस कर दी, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया है। तो ये हो गया 4x minus 3y इज इक्वल टू 12 plus 12 यानी कि 24 sin t। इसका मतलब आपका बच्चों sin t निकल के आ गया 4x minus 3y upon 24, ये आपका sin t निकला। उसी के बाद बच्चों हम लोग इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का यही प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा इन इक्वेशंस को लिखते हैं और वहां से cos t की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज 4x is equal to 12 cos t plus 12 sin t और 3y is equal to 12 cos t minus 12 sin t। अगर बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आएगा। अब आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो बच्चों ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 4x plus 3y is equal to 24 cos t। यानी बच्चों यहाँ से cos t निकल के आया 4x plus 3y upon 24। अब बच्चों t एलिमिनेट करना आपके लिए बेहद आसान है। t को एलिमिनेट करने के लिए आप यूज कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन, sin स्क्वायर t plus cos स्क्वायर t equal to 1 यूज करिए। तो ये sin square t plus cos square t is equal to 1। दिस इज वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यूज है 4x minus 3y by 24, 4x minus 3y by 24 और दिस इज 4x plus 3y by 24, सिमेट्रिकल है। तो बच्चों इस तरह से आपके पास ये रिलेशन निकल करके आया है। तो इस रिलेशन को ध्यान दीजिए, आपने किया क्या है तो ही आपको समझ में आएगा। तो दिस इज 4x minus 3y का
होल स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर, 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बच्चों अगर आप इलिप्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड पे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 24 स्क्वायर यानी हो गया 48 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y, ये भी हो गया 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें अब यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी कि ये क्या है। ये एक ऐसा एलिप्स है जिसमें ए और बी आपस में बराबर आ रहा है, ए और बी आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इसमें ये सर्किल का कंसेप्ट हो सकता है, सर्किल का कंसेप्ट हो सकता है। और अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। आपको करना क्या है कि यहाँ पर बी की जगह आप ए पुट कर दीजिए, क्योंकि वैल्यूज तो सेम निकल के आ रही हैं। तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि ध्यान से देखिए ई आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी सेंट्रिसिटी 0 है। इसका मतलब ये वाकई में एक सर्किल का पोर्शन लग रहा है। अगर ये सर्किल का पोर्शन है तो अब आपके लिए बेहद आसान है, क्योंकि ये एक सर्किल के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए और आपके पास इसका सेंटर निकल आएगा। सर्किल का सेंटर निकालना आपके लिए बेहद आसान काम होता है। उससे आप उसका सेंटर निकाल लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ही अजीब टाइप के दिए होंगे, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी को इक्वल टू 1 इसको यूज करना पड़ेगा। कभी कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उसको भी यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का ये कंसेप्ट होता है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और यदि क्लियर हो गया होगा तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप करके मेरे को भेजेंगे। मैं उसके आंसर्स भी आपको लिख के दे रहा हूं। द क्वेश्चन इज द फोकाई, होमवर्क हो गया ये एक तरह का। द फोकाई ऑफ एलिप्स, तो ये एलिप्स ही है क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूं एलिप्स है आपका 25 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 टाइम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आर एट। बच्चों आपको बताना है कि एलिप्स का जो फोकाई है वो कहां पर होगा। उसके आंसर्स मैं आपको दे रहा हूं, आंसर से आप गैस करिएगा। ये पहले पार्ट का आंसर है, दूसरे पार्ट का भी आंसर मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। ये दूसरे पार्ट का आंसर है, तीसरे पार्ट का भी मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूं, और चौथे पार्ट का भी मैं आंसर आपको लिख के दे रहा हूं। अब आपको बताना है इन चारों आंसर्स में कौन सा आंसर सही है, ये आपको मेरे को करके भेजना होगा। एलिप्स आपके पास दिया हुआ है, इस एलिप्स की फोकस निकालनी है। यहाँ पे फोकाई लिखा है मतलब एक से ज्यादा फोकस है, इसलिए आंसर में एक से ज्यादा फोकस है, तो वो आप हमको निकाल करके भेजेंगे। तो बच्चों ये आपको करना है, ये होमवर्क का काम है, ये आप करेंगे और मेरे को सेंड करेंगे।